हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। क्या क्या है आज? द हिंदू, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और उसके साथ साथ डाउन टू अर्थ में। तो आप देख सकते हैं हिंदू में क्या क्या है। एक बार सरसरी निगाह से इस पर बात करते हैं और फिर उसके बाद टॉपिक पर एक डिस्कशन करके और फिर आईक्यूआईपी स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बच्चा लोगों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, यानी बच्चों को स्कूल में अच्छा खाना खाना सिखाना। यानी खाना खाना नहीं, खाना खाना तो एक प्रक्रिया है, खाना सिखाना। आप कहेंगे सर ये क्या खाना खजाना, खाना सिखाना टाइप का टॉपिक है। हम कहेंगे भाई अभी आइए पढ़ेंगे इसको हम। जीएस पेपर 1 सोसाइटी, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 3 समावेशी विकास और ए से हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। पालना झुलाने वाले हाथों में इस संसार की बागडोर होती है, या शिशु को खिलाने वाले हाथ, जो 2004 में पूछा था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाएंगे। क्या है इसके बारे में डिटेल अभी आगे देखेंगे। इसके बाद हम जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स और एसे की निगाह से देखेंगे आरएनए बेस्ड एंटीवायरल। ये क्या है आरएनए बेस्ड एंटीवायरल? विशेषकर इसे हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। एक बढ़िया रिसर्च हमारे सामने आया है। तो रिसर्च यानी शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, इसलिए इसे मैं हर जगह लगा ही देता हूं। फिर इसके बाद इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर कुछ सफलता प्राप्त की है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, सेमी क्रायोजेनिक क्या होते हैं, प्रीलिम्स के लिए चाहे वो 25 हो 26 हो, ये हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक कैटरपिलर के बारे में जो हड्डी एकत्र करता है, प्रीलिम्स के लिए हिंदू से। और फिर ट्रंप ने जो भी नीतियां अपनाई उससे बॉन्ड मार्केट में किस प्रकार की उथल पुथल हुई। कई बार करा चुके हैं, एक बार फिर से करा रहा हूं, चूंकि 2025 में यहां से आप देखिएगा बॉन्ड मार्केट से कम 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, शेयर और बॉन्ड स्टॉक मार्केट से। खूब चर्चा है तो मैंने थोड़ा सा और दे दिया है, जिससे कि जो बच्चे पीडीएफ पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ उनको यहां से लाभ मिल जाए। बिजनेस लाइन में आएंगे, कार्य के नियमों को पुनः लिखना। बड़ा बढ़िया टॉपिक है आज, एकदम से पहली बार ये टॉपिक पहली बार मैंने भी पढ़ा और पहली बार आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप कहेंगे सर ये क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्तमान में हमारे सामने रोजगार उपलब्ध है, उन रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में, जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी रोजगार की प्रकृति है, जो बहुत तेजी के साथ बदल रही है। इसको ऐसे समझिए, आपके दादा दादी के समय पे रोजगार का नेचर क्या था, आपके माता पिता के समय में क्या है, आपके समय में क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यानी आज हम यह देखने जा रहे हैं कि आज का रोजगार और उसका नेचर क्या है। एकदम से नया डेटा पॉइंट है ये बिजनेस लाइन का, बहुत बढ़िया दिया गया, दिल खुश हो जाएगा। पहली बार मैंने भी पढ़ा जॉब मार्केट का एक नया रिसर्च जो मजा ला देगा, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ज्योग्राफी में भी। अर्बन ज्योग्राफी जो होती है, शहरी भूगोल, या एसे के लिहाज से हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ एंड सो ऑन रोजगार तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी ऐसे आप लिखेंगे तो आपको उसमें डील करना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक आज का मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कुछ डेटा आपके सामने, केवल डेटा है, कोई एनालिसिस नहीं। एनालिसिस मैंने तैयार किया है, डेटा ही डेटा है। अगर आप देखेंगे इस अखबार को, नॉट सो पुअर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई है और भारत में गरीबी बड़ी संख्या में, एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहा हूं, एक्सट्रीम चरम गरीबी को मापने की अपनी वर्ल्ड बैंक की एक डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भारत में पिछले एक दशक में बड़ी संख्या में चरम गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी घटी। और जैसे ही चरम गरीबी, वैसे जीएस पेपर 1 सोसाइटी में गरीबी एवं विकासात्मक विषय, जीएस पेपर 2 गरीबी एवं भूख, जीएस पेपर 3 समावेशी विकास। ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। और प्रीलिम्स के लिए हम कुछ चर्चा यहां से करेंगे, ट्रेंड की बात। ओपन द स्पाइगॉट्स, नल खोलने का समय। प्रीलिम्स के लिए एक रिसर्च है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में आएंगे, पंडित चतुरलाल की शताब्दी के उपलक्ष्य में डाक टिकट। ये तबला वादक थे, प्रीलिम्स में ऐसे ही कल्चर में जो चर्चा में रहते संस्कृति में उनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको करा रहा हूं। बाकी सब में मतलब जो पहलगाम की घटना है, यही सारी चीजें चर्चा में रही, उसको मैं बहुत विस्तार से करा चुका हूं, इसलिए मैंने लिया नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब 71st बीपीएससी का एनरोलमेंट स्टार्ट है
और यह एनरोलमेंट क्यों स्टार्ट है, एक बार मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक बार सभी प्रश्न एक बार हल्का हल्का, क्या आप सब सुनना चाहेंगे? जो भी बच्चे यूपीएससी की कर रहे हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे बिहार पीसीएस के जीएस के? एसे का तो मैंने सुना दिया, केवल मैं जीएस के कुछ प्रश्नों का जिक्र करना चाहूंगा। एक बार आप सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे तो ही सुनाऊंगा, अदरवाइज नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, क्या आप सब सुनना चाहते हैं? कौन कौन से प्रश्न आए हैं? यानी जीएस 1 और 2 भी खत्म हो चुका है। हालांकि बिहार स्पेशल की भूमिका बहुत अधिक होती है, लेकिन अगर आप सब सुनना चाहें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप विश्वास करें, जो हम लोगों ने मेहनत की है 17वीं बीपीएससी में, जबकि हमने केवल मेंस का मतलब बिहार पीसीएस का टेस्टाथॉन का प्लान किया था, लेकिन उसके बाद बच्चों ने मांगा, हमने पूरा कंटेंट दिया। और आप जरा क्वेश्चन देखो और हमारी क्लासेस को छोड़ दो, अगर आप हिंदू को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है जरा आप देखिएगा। आर्टिकल 32 पर पहला प्रश्न आया है जीएस पेपर 2 का। अगर मैं जिक्र करूं जीएस पेपर 2 का, बस सरसरी निगाह से मैं केवल पार्ट पार्ट में, आर्टिकल 32 क्या आप लिख पाने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों का संरक्षक। फिर इसके बाद राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, आप जरा देख सकते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर कितनी बारी चर्चा हुई है, आप स्वयं विचार करें। फिर उसके बाद कास्ट पर, यानी भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रहेगी बल्कि एक राजनीतिक घटना है, यानी कास्ट को लेकर के बहुत बारी आर्टिकल्स में चर्चा होती है। फिर इसके बाद कॉलेजियम क्या है और यह इसकी आलोचना क्यों हो रही है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या कॉलेजियम को लेकर के इस बीच कितने टॉपिक कराए हैं, आप स्वयं बताइएगा। मैं डायरेक्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं। अब आइए यहां से डायरेक्ट टॉपिक जो चर्चा में थे, बिल्कुल करंट। जाति वगैरह तो मान लीजिए एनालिसिस के अनुक्रम में आता है, लेकिन क्या कॉलेजियम पर अभी रेगुलर लेक्चर हुए नहीं? रेगुलर नहीं, कम से कम 3 से 4 लेक्चर एनजेईसी को लाना चाहिए कॉलेजियम के। अभी इनफैक्ट हाल फिलहाल में यशवंत वर्मा केस में भी कॉलेजियम का जिक्र हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि हम ही पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, अगर एक अच्छा अखबार आपकी लाइफ में है तो आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। नहीं तो फिर अब ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि बेसिक में नहीं है, बेसिक में भी है, लेकिन जब आपको अखबार पढ़ ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आता है 73rd और 74th अमेंडमेंट, बिहार के संदर्भ में पूछा है। 73rd 74th पर कितनी चर्चा हुई है, आप स्वयं विचार करें। मैंने कहा था कि 73rd और 4th को लागू हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, जरा आप देखिएगा। और बोला था कि नहीं इस पर प्रश्न आएंगे 73rd और 4th को। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन गठबंधन सरकारों पर आया है, और मोदी जी की सरकार बनी थी, मैं नहीं। गठबंधन पर कितने आर्टिकल्स आए थे? गठबंधन की राजनीति पर, गठबंधन की राजनीति की नैतिकता पर, वह प्रश्न भी आपसे पूछा है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा, जब केंद्र में, और आपको सारा नहीं करना, 3 में से एक चूज करना, यह भी याद रखिएगा। ये तो मैं सारा ही पढ़ दे रहा हूं तो ऐसा लगेगा अरे यार, तो जो मैं दे रहा हूं उसमें से एक आपको मिल जाएगा। जब केंद्र में सरकार, यानी राज्यपाल की भूमिका आपसे पूछा हुआ है। आर्टिकल 200 पूछा हुआ, अभी राज्यपाल पर कितनी चर्चा हमेशा होती रहती है, ऐसा नहीं कि राज्यपाल तो राज्यपाल चर्चा में था, आपसे पूछा गया। फिर एक भाषा के ऊपर पूछा गया, भाषा, ठीक है। फिर आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो भी मजबूती आई है सामाजिक आर्थिक रूप से, उसके बारे में पूछा। इस पर भी आपको रेगुलर लेक्चर हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंग्रोव के क्या पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ होते हैं मैंग्रोव के, इस पर भी आपको लेक्चर हुआ है। मिलेट्स की खेती, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। मिलेट्स ईयर के उपलक्ष्य में आप जरा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न, शीतकालीन वर्षा का नेचर क्या है हिंदुस्तान में, उसके बारे में प्रश्न पूछा है। मखाना, जब मखाना बोर्ड बनाया गया था, मखाना के ऊपर पूरा प्रश्न आया हुआ है कि उसके लिए कौन सा इकोलॉजिकल सिस्टम उपयुक्त है, ठीक है। मखाना बोर्ड के टाइम पर हम लोग इसकी भी चर्चा किए हैं। फिर उसके बाद एक प्रश्न आया था कि 4 सबसे बड़े महानगरीय शहर क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ी। ये मान लीजिए मैंने डायरेक्ट
नहीं कहा था, बट यहां पर ऑप्शन है 3 में से एक क्वेश्चन चूज करने का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। बाकी हम वो सारे क्वेश्चन भी देंगे कल, अभी रवि सर उसको निकाल रहे हैं, कल हम लोग वो पूरा लिस्ट में देंगे जो हमने ट्रेडिशनल दिया है, जो सारे आए होंगे। तो मैं हिंदू की केवल बात कर रहा हूं। फिर देखिए अगला आया है साइबर क्राइम क्या है। अब साइबर क्राइम पर कितनी बार आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। फिर साइंस एंड टेक की भूमिका पूछा गया है मेडिसिन में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और फोरेंसिक साइंस इस पर पूछा गया। स्टेम एजुकेशन क्या, साइंस टेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इस पर आपसे पूछा गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी को जोड़ दिया गया है। आप सोचिए कराया हूं कि नहीं कराया हूं, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी। चंद्रयान और मंगलयान कैसे एक माइलस्टोन है, क्या यह कराया गया है कि नहीं कराया गया, आप विचार करें। वाईफाई क्या है और इकोनॉमी को कैसे ये मजबूत करता है, भैया डिमांड और सप्लाई तेज कर देता है। ना जाने कितनी बार ये सारी चीजें चर्चा में आई, और इसमें सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने, 3 में से एक चूज करना, यानी ऑप्शन दिया रहता है और या अथवा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी गई हैं। अब अगर हम आए जनरल स्टडीज पेपर 1 में संथाल अपराइजिंग मैंने कराया है कि नहीं, एक बार कमेंट जरूर करना, संथाल विद्रोह कराया है नहीं, यानी ये टिप्पणियों में लिखने में आया है संथाल विद्रोह, जबकि ये ट्रेडिशनल पेपर यानी हिस्ट्री का। तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये ट्रेडिशनल पेपर होता है। फिर उसके बाद आया दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिप्रेक्ष्य में गठबंधन की राजनीति पर फिर आपसे पूछ लिया। फिर रूस यूक्रेन युद्ध को फिर से पूछा आपसे। आप देख सकते हैं इस युद्ध के कारण और इसका क्या इंपैक्ट होगा। अब आप रशिया यूक्रेन वार का कारण और इसका क्या इंपैक्ट, क्या आपको पता नहीं। फिर इसके बाद कुंभ, कुंभ पर मैंने बना के क्वेश्चन दिया है, यहां सॉल्व कराया, अगर आपको याद हो आप देख सकते हैं। कुंभ मेले का आयोजन किया गया। इस मेले की कल्चरल, रिलीजियस, जो भी विरासत है उसके बारे में आपको लिखना है। इसका सांस्कृतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, क्या कुंभ मैंने डिटेल में कराया है कि नहीं कराया। हिंदू की बात मैं कर रहा हूं, वैसे तो छोड़ दो। कुंभ डिटेल में कराया हूं कि नहीं कराया हूं, 2 बारी मुझे पूरा याद है कुंभ का। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस लाइन में आया था, और कहीं आया होता तो आप देख सकते हैं। फिर बिहार में आया जाति जनगणना की आवश्यकता। ऑब्वियस है, अब बिहार पर यह प्रश्न है, जाति जनगणना की आवश्यकता क्यों, हर एक बच्चे को पता है, चाहे बिहार का परिप्रेक्ष्य चाहे इंडिया का। और हमने भी इस पर हिंदू में ना जाने कितने आर्टिकल्स आए, कराया है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तो उसमें पूछा गया यूएसए का नेशनल और इंटरनेशनल फ्यूचर कैसे होगा, यानी यूएसए स्तर पर क्या क्या करेगा। तो कितनी बार बताया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा, यानी वो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपने आप को बढ़ा रहे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्या भूमिका चाह रहे हैं, तर्क सहित बताना है। फिर समान नागरिक संहिता उत्तराखंड ने लागू किया, उसको प्रश्न के रूप में पूछा है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद मणिपुर दोबारा रिपीट किया, पिछली बार भी मणिपुर पर क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर राष्ट्रपति शासन और मणिपुर को जोड़ करके प्रश्न पूछ लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया है, क्या ये मैंने कराया है कि नहीं, राष्ट्रपति शासन मणिपुर में क्यों लगाया गया ये मैं हिंदू की बात कर रहा हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन कराया है कि नहीं हिंदू में, आप स्वयं कितनी बार, एक बार नहीं ना जाने कितनी बार है। फिर इसके बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसके ऊपर तो आप ना जाने क्या ही पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से वुमेन इंपावर करेगा। और उसके बाद सेगमेंट भी आ जाता है जो डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा टफ था, डीआई का पेपर। अब एक बार हम लोग बातचीत करेंगे इस विषय पर कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, जितने भी टॉपिक, क्या मैक्सिमम टॉपिक, और कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, सारे बच्चे, सबको अनिवार्य है। अन्नू, दीपिका, शिवम, अमिता, छवि, खुशबू, राधा, ईच एंड एवरीवन, नीतीश, क्या ये सारे टॉपिक जो मैंने पढ़ाए, और आप मना कर सकते हैं, और जो बच्चे बाद में कहीं भी देखें, क्या ये सारे टॉपिक मैंने कराए कि नहीं कराए, और वो भी रिपीटेड ना जाने कितनी कितनी बार। यानी हिंदू की ताकत यह है, एडिटोरियल एनालिसिस की ताकत यह है। एक बार आप लोग कमेंट बताइए, जिससे कि मैं पूरे विश्व, अन्नू यादव कह रही, हाँ सर बिल्कुल,
छवि कह रही सर द हिंदू अब एक संजीवनी बूटी बन गया है, टॉपर की कॉपी में हिंदू का एनालिसिस ही दिखता है। अनिल कुमार गुड इवनिंग सर। नीतीश चौधरी सब पढ़ाया गया है विद आंसर्स। हाँ ये तुमने अच्छी चीज पकड़ी, मैं तो भूल ही गया था कि भाई मैंने आर्टिकल ही नहीं पढ़ाए हैं। अगर कुंभ पर आर्टिकल कराया तो उसका मॉडल क्वेश्चन और आंसर भी दिया है, बिल्कुल दिया है। तो कल हम लोग इस पर एक चर्चा भी करेंगे। छवि जी मोनिका यस सर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए जो भी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 71 बीपीएससी का एनरोलमेंट स्टार्ट है, जिसमें ए से और डीआई की ही क्लास सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। ए से मैं पढ़ाऊंगा, डीआई रवि सर पढ़ाएंगे। लवली गुप्ता गुड इवनिंग सर। सर हिंदू पीडीएफ ओपन ही नहीं हो रही है, पेमेंट हो चुकी है मेरी तरफ से कोर्स पर। बेटा जो वो मेरा जो हमारे 2 कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप अपनी समस्या भेज दीजिए, सभी समस्या का समाधान यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कांटेक्ट नंबर, आप इस पर दीजिए। बाकी जो भी बच्चे एनरोल करना चाहें इन नंबर्स पर कॉल करके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है, एक बार सभी टॉपिक पर निगाह डाल लेते हैं। बच्चों को अच्छा खाना सिखाना स्कूल से ही शुरू होना चाहिए। अच्छा खाना सिखाना तो वो क्या करेगा, यानी आप जनरेशन को सिखा रहे हैं, एक को सिखाएंगे तो अगली जनरेशन को पास ऑन करेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नहीं अभी मार्कशीट आई नहीं, मार्कशीट अभी कल तक तो नहीं आई थी। कल मेरी राज और हर्षिता से बात हुई थी। बच्चों को अच्छा खाना सिखाना स्कूल से ही शुरू होना चाहिए। आ गई है कि आपको पता लग गया है? अगर आ गई है लिखो आ गई है तो मैं मंगा लेता हूं, लेकिन एक बार पहले कंफर्म करो, चूंकि मैंने कल भी राज से पूछा था तो उसने कहा था नहीं सर नहीं आई, दोबारा बार बार बच्चों को परेशान करना। हाल ही में पेरिस में आयोजित, एक बार पहले न्यूज हम लोग देख लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद डिटेल करेंगे। हाल ही में पेरिस में आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ N4G समिट हुई है। न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट में इस बात पर बल दिया गया है कि बच्चों को अच्छा भोजन करना सिखाने की शुरुआत स्कूल से ही होनी चाहिए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन को 2030 तक बढ़ा दिया है, ताकि सतत विकास लक्ष्यों से इसे बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके। मेरे प्यारे बच्चों आज आ गई है, ठीक है। अगर आज आ गई है तो अभी आ जाएगी 2 मिनट में। अगर मार्कशीट आ गई है तो तुरंत आ जाएगी, टेंशन वाली बात ही नहीं। अच्छा आपने कहा, और ये देखो मार्कशीट हर्षिता ने शेयर कर दी है बिना, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे ही आपने कहा वैसे ही हर्षिता की आ गई है और राज की मैं देखता हूं। ठीक है बेटा, तो मार्कशीट दिखा दूं, आप लोगों की इच्छा है? क्या बात है, मेरे बच्चे इतने बढ़िया। देखो तुम लोगों ने कहा मार्कशीट आई हुई, तो पहले मार्कशीट दिखा देता हूं जिससे कि आपको मजा आ जाए, उसके बाद फिर इसको शुरू कर लेंगे। तो अपनी ही चीज है, क्या ही दिक्कत है। ये है मार्कशीट मेरे दोनों बच्चों की। और यार ऐसे बच्चे ना बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, जो मतलब कहना ना पड़े और वो अपने गुरु के मन की बात समझ जाए। मतलब आप लोगों ने बोला उन बच्चों ने पहले ही भेज रखी थी, मैं देख ही नहीं पाया। दोनों की आ गई है। तो सबसे पहले हर्षिता से शुरुआत करते हैं। ये हर्षिता की है। आप लोगों के स्क्रीन पर उतना बढ़िया दिख नहीं रहा होगा, मैं नंबर बता देता हूं। हर्षिता की है। कहां कहां मिस्टेक रही देखा जाए। मिस्टेक का मतलब क्या ही, क्या क्या और किया जाएगा इस पर वो सब बातचीत करेंगे। दिख रहा है? ये दिख रहा है बच्चों? मार्कशीट दिख रही है? सब बच्चे बताएं एक बार। अरे यार मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, पता नहीं तुम्हें कैसे ब्लर दिख रही। अच्छा डाउनलोड करके
मैं एक बार आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूं बच्चों, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। पहले एक बार ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है ना। बच्चों का मैं शेयर नहीं कर सकता हूं ना बिना उनकी परमिशन। एसे में 115 नंबर हैं। किसके? हर्षिता के 115 नंबर एसे में है। यानी एसे में कम से कम ये 25 नंबर और बढ़ा सकती है, ठीक है ना। तो एसे में 115 है, 25 नंबर बढ़ सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में 90 है, ठीक है। 90 100 110 रहता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में 114 है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में 86 मार्क्स है, यानी वही इकोनॉमिक्स पॉलिटी इन सब चीजों में। इथिक्स में अच्छा नंबर, सॉरी, जनरल स्टडीज पेपर 4 में 110 है, इथिक्स में ये अच्छा नंबर है, नॉट बैड मेरे प्यारे बच्चों। इथिक्स में 110 है, बहुत ज्यादा पाएंगे 120 25, तो मतलब अच्छी चीज है, इसमें इन्होंने ठीक किया है। और उसके बाद ऑप्शनल वही हिंदी साहित्य, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि फिर भी इसके अच्छे नंबर है, 34 और 14, 34 4 28, यानी 335 4 39, यानी 249 नंबर, 249 मार्क्स, 249 नंबर इनको हिंदी ऑप्शनल मिले। जबकि हर्षिता बेटा अगर आप क्लास में हो तो बताना, 2 टिप्पणियां शायद तुमसे गलत हो गई थी। इसका मतलब जो तुमने लिखा है उस पर तुम्हें नंबर मिला है, तो इसका मतलब हमारे पास इंप्रूव करने के चांस बहुत है। रिटर्न में आया 760 हो। एक बार बेटा जरा कट ऑफ पे निगाह डाली जाए बेटा। इंटरव्यू में 110 नंबर, ये एक खतरा था जो घटित हो गया। ये एक खतरा था जो घटित हो गया। एक बार जरा कट ऑफ वाला भेजना तो 110 नंबर इंटरव्यू ने एकदम से इसको तबाह करके रख दिया। एकदम से इंटरव्यू गड़बड़ा गया और कहीं से कोई सुनी। एक बार मुझे बेटा जरा कट ऑफ भेजना मिल ही नहीं रहा कट ऑफ यार। कट ऑफ वाला मुझे भेजना जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में, वो मुझे भेजो भेजो भेजो। अब चूंकि ग्रुप में तुम लोग इतना मैसेज कर देते हो ना, एकदम नीचे चला जाता है। भेजिए भाई। एक बार मैं आइडिया लगाऊं, इसका इंटरव्यू की वजह से रुका है क्या, मतलब कितने नंबर, अगर किसी के पास है मेरा नंबर भेजो भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? तब तो मैं ही खोज लूंगा यार। हाँ रुक जाना, और कोई मत भेजना, आ गया है। 947 पर जनरल का फाइनल हुआ है और 947 और ओबीसी का है 910, ईडब्ल्यूएस का है 917। संभवतः ये हर्षिता अपनी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, समझ रहे हो। मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, भूल जाता हूं। हाँ हाँ, अब मत भेजो बेटा। अभी चलो इसका मैं फिलहाल के लिए जनरल के हिसाब से देख लेता हूं, अगर दिमाग से मेरे उतर गया है, मैंने मैसेज किया अभी आ जाएगा। तो आप देखो बेटा 874 है। अगर
अब मैं आता हूं 874 874 ओबीसी है। तो हर्षिता का मैसेज आ गया, हर्षिता ओबीसी है और हर्षिता का 910 मतलब सिलेक्शन की लास्ट लिस्ट गई है 910। आप देख सकते हो 874 ये पा चुकी है 874, यानी 26/10/36 नंबर। अगर इंटरव्यू में 146 मार्क्स होता, ध्यान से देख लो, यही होता है किस्मत। अगर 146 मार्क्स होता तो हर्षिता की एंट्री हो जाती, और 146 मार्क्स कोई मार्क्स होते हैं क्या? एक लड़की जो मतलब सच बता रहा हूं, कभी कभी मैं नहीं कर रहा हूं इमोशनल, इसमें कोई होने की बात नहीं, मैं खुद इंटरव्यू देके इसी परिस्थिति से निकला हुआ इसलिए मुझे, लेकिन आप स्वयं सोचो कि बेटा ये दुनिया ऐसी है, टू बी ऑनेस्ट एज अ गुरु मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप अगर इमोशनल हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि आपका बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, कोई आपके साथ रियायत करने वाला है, यहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। अंग्रेजों के समान ही यूपीएससी ने पूछा था ना, क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत के विकास में बाधक है? जी हां, बिल्कुल बाधक है, क्योंकि जो टॉप पे बैठे हुए सब चमकते हुए दूध की तरह बैठे हुए हैं, बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों से आए, उन्हें यह मतलब नहीं है कि ये लड़की सीकर से आ रही, झुंझुनू से आ रही है, स्कूलिंग कैसी हुई है, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस, आपको मैंने एक वीडियो भेजा था जिसमें कितने गर्व से वो कह रहे हैं, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, योर 99% in 10th class, 99.7% in 12th class, in graduation 9.7 out of 10 in पता नहीं क्या क्या। अब हमारे तो बच्चे सरकारी स्कूलों के हैं, ऐसा तो वहां ना टीचिंग है और ना ही ऐसी मार्किंग है। तो दुख हुआ यहां पर, इसका नंबर देख 146 नंबर पाने लायक ये लड़की थी, इतना ब्लास्ट नहीं था कि आप तबाह कर देते। मैं खुद इंटरव्यू दिलाने ले गया था, ठीक है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा था, उसने साफ लिखा था कि मैं इसी कस्बे शेखावटी से ही हूं और शेखावटी से ही रह करके तैयारी, उसका सारा एड्रेस था, और उसने मेंस भी, मतलब क्या ही बोला जाए। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप समझ सकते हो उसकी फेलियर का कारण क्या है। इंटरव्यू 36 नंबर वो डिजर्व करती थी कि नहीं। मैं इमोशनल नहीं कर रहा, लॉजिकल सोच मेरे बच्चे। एक लड़की जो गांव की है, नितांत गांव की है, मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा हूं, ये लॉजिक है। आप कहते हैं वुमेन इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट, हिंदी में आप सोचिए 110 नंबर आपने दिया, क्या उसने गलत बोल दिया होगा जो आप ही के दिए गए पैरामीटर्स पर एथिक्स में 110 नंबर लेके आई है, यानी वो नैतिक है। एथिक्स में 110 नंबर लेके आई, इसका मतलब उसकी अप्रोच बड़ी गजब की है, वो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा, उसका एटीट्यूड अच्छा है। आप सोचिए कि इंटरव्यू में भी 110 नंबर, एथिक्स में भी 110 नंबर। वाह यूपीएससी, ग्रेट सैल्यूट है तुमको। हम लोग कहने से कुछ नहीं होगा, और हम कोई भीख मांगते भी नहीं। मेहनत का मिले तो चाहे जैसे मिले वही अपना हक है, मजदूर लोग हैं हम। लेकिन बच्चों, आप सबको ये लॉजिकल लग रहा है? एथिक्स में 110 नंबर, इंटरव्यू में 110 नंबर। एक बार आप ही के कॉपी चेक करने वालों ने कहा कि ये लड़की, और इतना नंबर मिलता नहीं, अभी एथिक्स में और लोगों के नंबर मैं दिखाऊंगा, कि ये लड़की इमोशनली बहुत बैलेंस है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस पर इसने कुछ लिखा होगा। इस लड़की को केस स्टडी हैंडल करना आता है, इस लड़की का एटीट्यूड पॉजिटिव है, इस लड़की का एथिकल गवर्नेंस वाला पार्ट बहुत अच्छा है, इसलिए इसको हम 110 देते हैं। लेकिन केवल कुछ बोल ना पाने की कैपेबिलिटी, जो कि हमारी स्कूलिंग की समस्या है कि हमारे सरकारी स्कूलों में क्या टीचर पेरेंट मीटिंग होती है क्या हमें बोलने का मौका दिया जाता है क्या? स्वयं विचार करिए, क्या हमारे सरकारी स्कूलों में यह व्यवस्था है कि जैसे मेरी बेटी का स्कूल है, हफ्ते में 3 दिन तो कल्चरल इवेंट होते हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, कभी वैसा हो रहा है। वो प्रैक्टिस करती है, मैं सिखाता हूं छोटे से। सोचिए क्या ऐसे मैंने पाया? नहीं पाया। तो मैं तो हकलाऊंगा ही, 5 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो एक बार तो हकलाहट हो ही जाएगी। मैं कितना हकलाता था, छोटा था, अब क्यों नहीं हकलाता? मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, काम किया, रिजल्ट किया, कॉन्फिडेंस ऊपर आ गया।
और अभी मौका नहीं, कभी किसी दिन बहुत बड़ी पर्सनालिटी के सामने एक बार खड़ा होऊंगा, विश्वास कर बेटा, चाहे जितनी बड़ी तोप होंगे, अगर इंडिया के डेवलपमेंट पे चर्चा होगी, धज्जी उड़ा के रख दूंगा। ये ईगो नहीं है बेटा, ये तुम लोगों के प्रति प्रेम है, और ये भी एडमिशन वाला प्रेम नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तकलीफ वाला प्रेम, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूं, हिंदी मीडियम में इंटरव्यू दे करके फेल होना। 110 नंबर इथिक्स में दे रहे हो, 110 नंबर उसे एसे में दे रहे हो, तुम्हारा पैरामीटर, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो आपको पता लग गया कि इस लड़की ने कमाल किया है। ओबीसी में मेंस का कट ऑफ 702 है, इसका मतलब ये 62 नंबर अपने कट ऑफ से ज्यादा पाई है मेंस में। 62 मार्क्स मेंस में इसको ज्यादा मिला है। 146 पा जाती तो सेलेक्ट हो जाती। इसका मतलब है कि जो भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, अपने कट ऑफ से 60 नंबर ऊपर लाइए, 150 नंबर आप इंटरव्यू में पाइए, कम से कम सेलेक्ट हो जाइए। बाकी की कहानी अपन बाद में देखेंगे। तो आई थिंक कि आप सब इसका एनालिसिस समझ गए। अब मेरी कमी क्या है जो मैं इसका बढ़ा नहीं पाया, चूंकि मेरा अपना बच्चा है। मेरी कमी रह गई कि मैं 115 को 130 नहीं करा पाया। चलिए मैं 140 मान लेता हूं, तो 115 से 30, 15 मेरी कमी रह गई। अब इसको इस बार तगड़े से काम करूंगा। मैंने कहा ये कि डे 1 से केवल लिखना और कॉपी मैं चेक करूंगा इस बार से। पीछे हमारी भी समस्याएं होती हैं बेटा, अगर सुबह से शाम क्लास ना लूं तो खर्चा कैसे चले, आपको अच्छे से पता है। इसलिए इस बार मैंने कॉपी चेक करना और ये सब मेंटरशिप जैसे राजेंद्र नगर में चलती है, कंपेयर करके आपके सामने डालूंगा कि भैया इतना पैसा चाहिए, उससे उसका परिणाम क्या होगा कि मुझे नई क्लास नहीं लॉन्च करनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3 महीने बैठ करके जो बच्चे होंगे केवल उनकी मेंस की कॉपियां चेक होंगी, कमियां बताई जाएंगी, प्लस माइनस किया जाएगा। क्योंकि अब आपका फाइट इतना बड़ा है तो आपके पास मेंस में एक टीचर एकदम खाली बैठा होना चाहिए। बच्चे क्वेश्चन आए फटाक से कॉपी चेक हो, नहीं ऐसे नहीं कि बेटा ये वाला ठीक कर लेना, ये वाला ठीक कर लेना, ये वाला ठीक कर लेना, नहीं 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 नहीं। और एक कॉपी चेक करने में अगर दिल से चेक करोगे 2.5 से 3 घंटा लगेंगे, और 5 ही कॉपी चेक भी करनी, उसके बाद तो बच्चा खुद ही चेक कर लेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक मेरी कमी यहां रहेगी। मैं जनरल स्टडीज 1 में 90 मार्क्स को मैं बेकार नहीं मानता हूं। टीना डाबी को सेकंड पेपर में 89 मार्क्स मिला था और उनकी पहली रैंक थी, तो मैं ये नहीं मानता हूं 90 89 कभी कभार किसी पेपर में जीएस में आ जाता है, चूंकि हिस्ट्री भी पेचीदा है, ज्योग्राफी भी थोड़ी सी पेचीदा, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसको मैं हमेशा मानता हूं 90 ठीक है, 90 से 95, 100 हो जाए, 110 हो जाए वो एक अलग बात है, 125 हो जाए वो एक अलग बात है। जीएस पेपर 2 में इसके अच्छे नंबर 114, और जनरल स्टडीज पेपर 3 ये 86। यहां पर भी मेरी फेलियर है, मेरा इकोनॉमिक्स इतना स्ट्रांग है, हिंदू इतना स्ट्रांग है, उसके बाद अगर इसको यहां कम नंबर मिले तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसने, इसका और मेरा हिंदू में गैप रहा है। अभी हर्षिता अगर क्लास में हो तो बताएगी, इसने हिंदू की लास्ट में क्लासेस नहीं की हैं 6 महीने से, मुझे पता है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, हिंदी क्लास कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये पेपर 3 है और मैं क्वेश्चन आंसर भी देता हूं हर एक टॉपिक का। ऑप्शनल में 249 है, 280 नंबर होना चाहिए, तो यहां पर इसका 30 नंबर कम है, और उसके लिए भी मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, क्योंकि व्याख्या इसकी गलत हुई। और इसीलिए आप हिंदी साहित्य में इस बार देखिएगा रिजल्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द व्याख्याएं, मेरी गलती नहीं, वो पता नहीं कहां से इस बार व्याख्या पूछ लिया, बच्चे पकड़ ही नहीं पाए, तो व्याख्या खूब गलत हुई। मैंने स्टार्टिंग से आप लोग बताया कि नहीं, एक बार मुझे बताइए। यानी मैंने मेंस का आने से पहले कह दिया था कि दुर्गेश का रिजल्ट मुश्किल है, क्योंकि उसने 4 बार व्याख्या गलत की। सोनाली का रिजल्ट मुश्किल है, उसने भी लगभग 4 व्याख्याएं गलत की। हर्षिता की 2 गलत हुई, तब भी उसने इंटरव्यू कॉल करा लिया, बड़ी बात थी, और रुकी भी, तो आप सबको रीजन पता हो गई। पहली एनालिसिस यानी हर्षिता की। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, और दूसरा है हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, किसका, यानी राज पटेल का। जरा देखा जाए, बहु प्रतीक्षित आप सबकी भी, अरे यार क्या ही कर दिया मैंने। फिर भी हर्षिता की मार्कशीट से सबक मिला कि नहीं, कि बड़ा आसान है, प्रीलिम्स निकाल दो ओबीसी बच्चों के लिए भी, चूंकि हर्षिता ओबीसी, अभी मैं एक एक कैटेगरी के हिसाब से बात करूंगा। आसान है कि नहीं, कि आप अपने कट ऑफ से 60 मार्क्स लेके आओ, इंटरव्यू में 150 पा जाओ, आपकी एंट्री फिक्स हो गई। तो इंटरव्यू में 150 कह रहा हूं, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर 180 पा गए तो फिर आ जाइए आईपीएस वगैरह में, आपका स्वागत है। ईश्वर करे आप 100 नंबर ऊपर करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब आते हैं राज पटेल की, और देखूं ये बच्चा कहां पर फंसा है।
अरे यार, राज का तो इस बार इंटरव्यू में बड़ा गजब, अरे बाप रे बाप, तो ये ब्लास्ट कर गया, इसने किसी प्रश्न की डिमांड गड़बड़ कर दी। राज का एसे में 105 नंबर, बाप रे बाप, और 889 नंबर है, और ये भी जब ओबीसी कैटेगरी से हैं, और ओबीसी कैटेगरी में 910 नंबर, यानी ये रुके हैं 21 नंबर से। राज 21 नंबर से रुके हैं, और इनकी रुकवाई में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है मेरे प्यारे बच्चों निबंध ने। जैसा कि 115 नंबर उसको मिला हर्षिता को, इनको 105 मिला, यानी कोई न कोई एक ए से ऐसा रहा जिसको राज ने गलत ट्रैक ले लिया। इतना बढ़िया ये लड़का लिखता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिमांड में मिस्टेक हो गई, आप देख सकते हैं। तो ए से आप देखिए कहीं भी आप कैसे कहां पकड़े जा सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 सेकंड मेंस था, सेकंड इंटरव्यू 82 मार्क्स, यहां पर भी थोड़ा सा लैक हुआ है। जनरल स्टडीज पेपर 3 106 नंबर, ये हिंदू के रेगुलर स्टूडेंट रहे, यहां पर थोड़ा सा कम हुआ 106 नंबर। पेपर 4 में इथिक्स में इनको 82 मार्क्स मिला है। अब आप देख सकते हैं दो बच्चे दोनों एक ही कोर्स में, एक 110 ला रहा है, एक 82 ला रहा है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं कुछ प्रश्नों में, जो मेरा अपना एनालिसिस है, राज बहुत होशियार बच्चा है, लेकिन एज अध्यापक उसके लिए भी मेरा एनालिसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि उसको परेशान नहीं होना है, केवल डिमांड पर काम करना है। थोड़ा सा उसने प्रश्नों की डिमांड, किसी बच्चे ने ग्रुप में लिखा भी था, किसने लिखा था आप लोग बताओगे? जब मैंने मैसेज लिखा था कि मैं इस बार फेल रह गया इस टाइप का अपने मेन ग्रुप में, तो आप में से किसी एक बच्चे ने लिखा था कि सर हो सकता है कि क्वेश्चन की डिमांड गलत पकड़ लिए हो। तो इथिक्स में और एसे में जो सबसे बड़ी ताकत है और जिसमें उसने अच्छा किया, क्या नाम है, हर्षिता ने, राज का वही पार्ट सबसे कमजोर हो गया। यानी आप देख सकते हैं 105 और 82 नंबर इथिक्स में, तो 82 नंबर मतलब, अच्छा नहीं, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 में इनका 108 है, ठीक है 108, सॉरी माफी चाहूंगा, वो जीएस पेपर 3 में था, चूंकि ये 4 लिखा होता पेपर 4 में कंफ्यूज हो। तो वहां पर यानी इकोनॉमिक्स वाले पेपर में, साइंस टेक में, इसमें 82 मार्क्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर डिमांड समझने में दिक्कत। इथिक्स में 108, 110, 115 ये ठीक स्कोर है, इसमें कोई कमी नहीं है। ऑप्शनल में फिर से ये गड़बड़ा गए। पिछली बार इनका नंबर था 260 के अराउंड, 257 या 260, इस बार ऑप्शनल में 25-30 नंबर कम हो गए। जरा देखिएगा, यानी 129, 107, यानी 236 नंबर, तो ऑप्शनल ने इनको परेशान किया। जैसे 236 के बजाय अगर 249 इनका होता, जितना हर्षिता का है, तो आप देख सकते हैं यानी ये सिलेक्शन की राह में आ रहे थे। तो राज पटेल का ऑप्शनल सही नहीं गया, ए से सही नहीं गया, जीएस पेपर 1 सही नहीं गया, और जीएस पेपर 3 सही नहीं गया, इनफैक्ट बिल्कुल भी सही नहीं गया, खासकर जीएस पेपर 1 और 3, क्योंकि 82 मार्क्स सेकंड मेंस एक चिंता वाला विषय है मेरे लिए, किस पर मुझे अब किस तरीके से काम करना है। इसका मतलब क्वेश्चन की डिमांड थोड़ी सी जो है, कहीं ना कहीं प्रश्न को समझने में, उसको डील करने में, चूंकि तैयारी तो इसकी 1 नंबर की, तो ये मुझे लग रहा है दोनों ही बच्चे कुछ कुछ मार्क्स से रहे हैं। राज 21 नंबर से रहे हैं, और ये होता है, ये जो मार्कशीट होती है ये पॉजिटिव होती है। कैसे पॉजिटिव होती है? आप देखिए हर्षिता की मार्कशीट में कितने नंबर बढ़ाने का चांस है, वो एक बार मैं आपके सामने रख दूं जिससे आप लोगों को मजा आ जाए। तो हर्षिता की मार्कशीट में बढ़ाने का है, जैसे निबंध में मैं चलो लोअर लिमिट लेता हूं, 100, आप लोग लिखते चलना, 115 इनको ऐसे में मिला है, 125 में लिख देता हूं, यानी केवल 10 नंबर और ऐड कर दिया जाए। आगे 150 है वो अलग चीज है। जनरल स्टडीज पेपर 1 90, मैं इसको कभी भी 95 नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूं, बड़ा पेचीदा पेपर है, तो इसको मैं 90 इसमें मैं कुछ जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बड़ा खतरनाक देख रहे हो, राज को 82 नंबर आए।
फिर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी 114 नंबर है, बिल्कुल मैं इससे इतना ही रखूंगा, इसमें भी मैं कुछ प्लस नहीं करूंगा। तो अभी तक मैंने केवल 10 नंबर बढ़ाए हैं। फिर आता है जीएस पेपर 3 86 इसने पाया। यहां पर बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, ये सब बिल्कुल अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये 86 से 110 पहुंच जाएगा। मैं और ज्यादा नहीं कर रहा हूं, 10 कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये हो गया, यानी कि 86 से 110 का मतलब है 24 नंबर इसमें। तो 24 और 10 ऐसे में, इनफैक्ट चलो 20 कर लेते हैं। 20 जीएस पेपर 3 में 20 होगा तो इनका हो जाएगा 106 नंबर। तो 106 नंबर पेपर थर्ड में हम उम्मीद कर सकते हैं। 20 इधर हो गया, लोअर लिमिट में ले रहा हूं। 10 ऐसे में हो गया, 30 हो गया। इथिक्स में मैं ठीक बोल रहा हूं। ऑप्शनल में कम से कम 25 नंबर, चलो यानी कि 274-75 नंबर का मैं ले रहा हूं, 249 इनको मिला। तो 25 नंबर अगर हम इसमें ले लेते हैं तो 20, 10, 30, 20, 50, 5, 55। और इंटरव्यू में हम ले लेते हैं 150 नंबर, ये तो 55 और 40 हो गया 95 मार्क्स हर्षिता का। जबकि इंटरव्यू में कितना, मैंने 40 ही लिया, मतलब 150 ही लिया हूं। अभी भी 170-80 मिलता है, जैसे राज को 170 मिला है। पिछली बार की इंटरव्यू की गलतियां राज ने नहीं दोहराई, बहुत कम मॉक दिया और बहुत सटीक दिया, रिजल्ट रहा। तो कितना नंबर मैंने हर्षिता का बढ़ाया बेटा? हर्षिता का कितना नंबर बढ़ा? बिल्कुल सिंपल, बोलो। अब आप इसको उसके 874 में जोड़ दीजिए, लगभग 90 नंबर हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो सिलेक्शन से काफी ऊपर का नंबर हो गया, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब राज का कितना नंबर कहां कहां बढ़ सकता है वो भी आपके सामने एक बार मैं रखूं। ठीक है, राज, और इसका एक ही रीजन है, कॉपी चेक ना हो पाना। मैं तो साफ कहता हूं भैया, राज का एसे में 105 है, 20 नंबर आप एसे में जोड़िए। पेपर 1 में 82 है, कम से कम 8 नंबर और आप इसमें 90 करिए। तो 20, 8, 28, 10 नंबर जीएस पेपर 2 में करिए, चूंकि 106 ही है। 28, 10, 38। फिर इसके बाद 82 नंबर है, 20 नंबर इसमें कीजिए जीएस पेपर 3 में। 38, 10, 48, 10, 58। फिर इनका हिस्ट्री में कम से कम 30 नंबर करिए, तो 5, 3, 8, 88 हो गया। तो 88, 90 नंबर इनका जोड़ दीजिए, तो ये भी राज में आप 90 नंबर राज में भी जोड़ दीजिए। और बहुत कम नंबर ले रहा हूं, कहीं से ज्यादा नंबर नहीं ले रहा हूं। इसका मतलब दोनों बच्चों के अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में होने के चांस बहुत बेहतर है, क्योंकि एक बार इंटरव्यू 170 मिलता, फिर उससे कम कभी नहीं मिलता है, उसके आसपास ही मिलता, क्योंकि कॉन्फिडेंस का एक लेवल भी आता है धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग सेटिस्फाई हुए भाई सुन करके? कुछ ऐसा आपको लगा कि हाँ भाई, लाइफ में अब आप लोग भी कुछ कर पाएंगे? क्यों बच्चों, कुछ लगा कि नहीं लगा भाई कि हम लोग सही रास्ते पर हैं, आप सेफ हैंड में हैं? आप सब सेफ हैंड में हैं, क्या ये महसूस हुआ कि नहीं भाई? सुरक्षित हाथों में है। अब की बार तो मैंने पहले से ही कह रखा है कि बहुत बेहतर ढंग से मेहनत होगी। मैं खुद आपको बता देता हूं कॉपी कैसे चेक होगी, और सारी की सारी चेक होंगी उस कैसे, जैसे मान लीजिए 15 अंकों का कोई क्वेश्चन, तो 2.5 मार्क्स मैं दूंगा डिमांड पर। ये मैं बना चुका हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा, जिससे आप सब बच्चों को बहुत मजा आए। और छवि वगैरह जो भी बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, यानी जो 26 में अटेम्प्ट करेंगे, मैं सोच रहा हूं कि वो लोग 25 का ही मेंस वाला कोर्स भी जरूर लें और उसको अभी से प्रैक्टिस करके रखें, जिससे 26 में बहुत इजी रहे, क्योंकि उसी साल सारा काम करना। तो मैं 1 मिनट आपको कॉपी कैसे चेक होगी, जो मैं चेक कर रहा हूं अभी, ठीक है ना, एक बार आपको दिखाऊं। तो मेरे पास एक, कहां गया भाई, जिससे आपको मेरी मेहनत की, जैसे मैं इस टाइम पर क्या कर रहा हूं, वो आपको समझ में आए, ठीक है ना।
अरे यार, ओके बच्चों, ठीक है। अब आइए मैं समझाता हूं। जैसे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे आप समझ पाए कॉपी कैसे चेक होगी, और मुझे तो नहीं पता था कि मार्कशीट आने वाली है या कुछ ऐसा है। तो इसको आप समझिएगा कि मैं कितना काम करके बैठा हूं कि 26 तारीख से तहलका टेस्ट सीरीज बनाना, स्वयं एक भी क्वेश्चन उसमें कोई नहीं बनाएगा। सारी टेस्ट सीरीज सुनील अभिव्यक्ति अकेले, कोई टीम नहीं है, कोई रवि सर नहीं, कोई आदित्य सर नहीं, ईच एंड एवरीवन कोई नहीं, सब कुछ मेंस का क्वेश्चन आंसर ईच एंड एवरीथिंग अब इसी एक महीने में कल से ही स्टार्ट हुआ। लेकिन सबसे पहले अब मान लीजिए 15 अंकों का एक क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है, तो मैं कॉपी कैसे चेक करूंगा एक बार आपके सामने रखता हूं। हर कॉपी पे सबसे पहले यानी डिमांड को समझना, यानी क्वेश्चन की डिमांड को समझना, जिसे हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। तो अगर आप क्वेश्चन समझ लेते तो इस 15 में से 2.5 मार्क्स, सॉरी 3 मार्क्स रहेगा, उसमें से 2.5, 3, 2.2 ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा कंटेंट की डेप्थ, कंटेंट की डेप्थ। छवि बेटा तुम लोग इतनी मेहनत करो 26 में कि रैंक लगाओ, सब हमारा दौर आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे दौर अपना नहीं ला सकते। जब टीचर मेहनत करने के लिए तैयार है तो आप लोग क्यों नहीं करेंगे। अब मान लीजिए इसमें है तो इसमें दूंगा, जैसे 6 मार्क्स इसके लिए मैंने रखा है, इसमें से मैं दूंगा 4 या 5, कुछ भी जो मुझे लगेगा। फिर स्ट्रक्चर पर कितना बढ़िया आपने स्ट्रक्चर बनाया, इसको मैं 2 मार्क्स का रखूंगा, जितना मेरी मर्जी उतना मैं दूंगा। फिर इसके बाद डेटा, अगर हिस्ट्री का नहीं है तो डेटा, स्कीम, रिपोर्ट्स, यानी जो आईक्यू आईपी होता है, इसको भी 2 मार्क्स दूंगा। इनमें से फिर जितना मुझे लगेगा उतना मैं आपको दूंगा। लैंग्वेज प्लस प्रेजेंटेशन डेटा, ये जो आप फ्लो चार्ट वगैरह, तो लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन को भी 2 मार्क्स दूंगा। तो आप जोड़िए कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, 15 मार्क्स हो गया कि नहीं। इस टाइप से आपको नंबर मिले हर एक क्वेश्चन। इस बार ऐसा नहीं कि ऐसे जो कॉपी चेक होती सही का निशान लगा करके और ये कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन पर ऐसे ही, और फिर उसका एक मॉडल आंसर। तो इस बार हर्षिता और राज पर भी खूब काम करूंगा, आप सब पे भी खूब काम करूंगा। समझ में आया? प्लान ठीक ठाक है ना? ये मैंने एक पार्ट दिखाया क्योंकि कई पार्ट इसके हैं जो मैं अभी चाहता हूं कि पहली बार मैं ही वो कॉपी चेक करूं उस अंदाज में आप लोगों की, तब वो मेरा इनोवेशन मार्केट में जाए। इसलिए इसके कई पहलू कि स्ट्रक्चर का क्या क्या पॉइंट होगा वो मैं अभी नहीं दूंगा। वो मैं ये मैंने कहीं सोर्सेस से जैसे कुछ चीजें पता चली हैं कि भाई कॉपी को एक एग्जामिनर कैसे चेक करता है यूपीएससी का। अब आप कहेंगे सोर्स क्या है, ये क्या, वो सब बातें करने लायक की सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला टॉपिक आज जो पढ़ेंगे आपके सामने आप देख सकते हैं कि भाई बच्चों को अच्छा खाना खाना सिखाना, क्योंकि बच्चा ही देश का भविष्य होता है। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अगला, कार्य के नियमों को पुनः लिखना, रूल्स ऑफ वर्क। क्यों? क्योंकि अब वर्क का जो डायमेंशन है जो वो बदल रहा है, इस विषय पर हम लोग पूरी तरीके से बातचीत करेंगे। ठीक है ना? यानी 2025 के लिए एडेको इंडिया सर्वे के अनुसार भारत के कर्मचारियों की प्राथमिकताएं बदल रही, यानी प्रायोरिटीज ऑफ इंडियाज एम्प्लॉइज आर चेंजिंग। अब अगर भारत के कर्मचारियों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और क्यों बदल रही? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बदल रहा, हाइब्रिड भी है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी है। तो ऐसे में अब उनकी प्राथमिकताएं क्या बदल रही हैं, यानी कर्मचारी चाहता है कि वर्क और लाइफ में बैलेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, घर से भी काम करे, ऑफिस से भी काम कर सके, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी बेहतर हो। याद रखेगा तो कार्य जीवन संतुलन, लचीलापन और पेशेवर विकास अब पारंपरिक वेतन और अस्थायी नौकरियों जितने ही महत्वपूर्ण बन गए। यानी जितना महत्वपूर्ण परमानेंट नौकरी यानी सरकारी नौकरी, खूब अच्छा खासा वेतन, उसके साथ साथ 2-3 चीजें अब और लोग चाहते हैं कि भाई वर्क लाइफ में बैलेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये सारी चीजें।
क्या है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इस पर अभी हम लोग बातचीत करेंगे। ओपन द नल खोलने का समय। वैश्विक चुनौतियों और धीमी वृद्धि के बीच तरलता को आसान बनाने और उधार लेने की लागत को कम करने के लिए आरबीआई के हाल के उपायों जैसे एलसीआर मानदंडों में ढील। तो एलसीआर क्या है, लिक्विडिटी से इसका क्या संबंध है, प्रीलिम्स के लिए इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिर होता है नॉट सो पुअर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई है मेरे प्यारे बच्चों। वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2025 में एक रिपोर्ट पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ जारी की। टाइटल याद रख लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत तेजी से घटी है। अब ये डेटा दिया गया है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन, हर जगह आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। बॉन्ड बाजार में ट्रंप की उथल पथल। तो ट्रंप की नीतियों का बॉन्ड मार्केट में क्या असर होगा, आपके सामने देख सकते हैं ये मुद्दा। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड वॉर और केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अमेरिका का पर दबाव डालने से अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में अस्थिरता आ गई है। तो अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में अस्थिरता क्यों आई है, दो चीजों के कारण से, जो आपको ऊपर बता दिया गया। टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ेगी, स्वाभाविक है, अमेरिका में भी, संपूर्ण विश्व में भी, की आशंका ने केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, यानी उन्होंने टैरिफ लगाया। तो जो चीजें चाइना से अमेरिका में आती थी वो महंगी हो जाएंगी, तो वहां पर महंगाई बढ़ेगी। तो भाई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए फेडरल रिजर्व को क्या करना पड़ा, ब्याज दर पर काम करना पड़ा। निवेशकों ने भविष्य में उच्च ब्याज दरों के डर से अमेरिकी बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया, जिससे बॉन्ड की कीमतें गिरी और बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। तो बॉन्ड यील्ड क्या है, प्रीलिम्स में आपसे पूछ भी चुका है, यही आपको अभी सिखाऊंगा। फिर कैटरपिलर, जो कि हड्डियां एकत्रित करता है, यानी एक नई खोज में, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। एक नई खोज में वैज्ञानिकों ने हवाई द्वीप समूह में एक अनोखे कार्निवोरस कैटरपिलर मांसाहारी सूंडी को पहचाना है, जो अपने शिकार के अवशेषों से खुद को ढक लेता है। इसे बोन कलेक्टर कैटरपिलर नाम दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक शोध है, आपको इसको पढ़ना है। ठीक है। आरएनए आधारित एंटीवायरल घातक एग्री वायरस के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है, यानी एग्री वायरस के खिलाफ आरएनए बेस्ड एंटीवायरल। तो ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो वैज्ञानिकों ने एक नई आरएनए बेस्ड एंटीवायरल तकनीक विकसित की है, जो सीएमबी कुकुम्बर मोज़ेइक वायरस जैसे खतरनाक कृषि वायरस के खिलाफ पौधों को सशक्त सुरक्षा देती है। अब इंपॉर्टेंट ये होता है, आरएनए बेस्ड एंटीवायरल टेक्निक क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यह तकनीक किसका उपयोग करती, इफेक्टिव डीएसआरएनए का। आप कितने बच्चों को पता है कि ये इफेक्टिव डीएसआरएनए क्या है, आप जरा सोचिए, ये डीएसआरएनए क्या है। तो यही आपको सिखाऊंगा, जो पौधों में संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोक सकती। कौन, इफेक्टिव डीएसआरएनए। खासकर उन फसलों में जो सामान्यतः कीटनाशक या फफूंद नाशकों से नियंत्रित नहीं हो पाती थी। विशेष रूप से भारत में सीएमबी के कारण 25 से 30% तक उत्पादन में गिरावट आती, जैसे केला, खीरा, तरबूज आदि में। यह खोज प्राकृतिक परिस्थितियों में पौधों को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही। तो यहां पर जो भी टेक्नोलॉजी चर्चा में, प्रीलिम्स में, वही आपसे पूछी जाती है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। पंडित चतुरलाल, अब प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुरलाल की स्मृति में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह टिकट उनकी 100वीं जयंती, तो अब इस प्रकार की चीज जो भी होती प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे विस्तार के साथ। इसरो का सेमी क्रायोजेनिक इंजन का दूसरा परीक्षण सफल रहा है। 24 अप्रैल 2025 को इसरो ने अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का दूसरा छोटा हॉट टेस्ट किया गया है, सफलता से पूरा किया। यह टेस्ट इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में किया गया। अब आप देख सकते हैं सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है, इसका हॉट टेस्ट क्या है प्रीलिम्स के लिए। इससे पहले 28 मार्च 2025 को पहला सफल हॉट टेस्ट हुआ था। यह इसरो के सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट प्रोग्राम का एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो रहा है। अब ये क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए विस्तार से प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। बाकी जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, ये मेरी जानकारी और ये सक्सेस रेट है, इसको जरूर कंसीडर करें यूपीएससी की तैयारी करते समय मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करें अब डिटेल्ड एनालिसिस एक एक टॉपिक का। ठीक रहेगा बच्चों।
शुरू किया जाए। अनु यादव कह रही है कि सर ऑब्जर्वेशन करना नहीं आता है। ऑब्जर्वेशन करना, आप लगातार लेक्चर्स देखते चलिए, ऑब्जर्वेशन करना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए। क्या आ जाएगा? ऑब्जर्वेशन करना आ जाएगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलो। मेरे प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक आपके सामने है 26 और 28 अप्रैल यानी सैटरडे और मंडे दोनों का कंटेंट आपके पास यहां पर आ रहा है, ठीक है। बच्चों को अच्छा खाना खिलाना स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए। अब अच्छा खाना क्यों? आप सबको अच्छे से पता है कि अच्छा खाना ही गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग का आधार है। तो अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वाभाविक स्वस्थ मस्तिष्क है, और स्वाभाविक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क है तो फिर वह जो बच्चा है बड़ा होकर के एक ऐसा मानव बनेगा जो बीमारियों से दूर होगा। इससे देश की जीडीपी पर डिजीज बर्डन भी कम होगा। बीमारियों का बोझ, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वारा सरकार जो पैसा दे रही, किसका पैसा? स्वाभाविक टैक्स पेयर का पैसा, जो विकास कार्यों में लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना खर्चा स्वयं नहीं निकाल सकते हैं और सरकार का दायित्व है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो स्वाभाविक है वो ऐसा करेंगे कि इन वंचित वर्गों तक वह स्वास्थ्य स्कीम और अन्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर ये स्वस्थ रहें और स्वयं अपना अर्जन करें तो क्या उनको इस स्कीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा सरकार को? नहीं। तो ये नींव को मजबूत करने जैसा काम है। और जब हम नींव को मजबूत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है हम पहला काम क्या करते हैं? बीपीओडी, ब्रेक द पॉवर्टी ऑफ डेप्रिविएशन, याद रखिएगा, यानी प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन, यानी वंचितता के चक्र को तोड़ देना। तो आई होप आप समझ गए, इसमें और डिटेल से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऐसे गोलों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से हम निकल पाएंगे। क्योंकि बच्चे को अगर पता होगा कि क्या खाना अच्छा होता है सेहत के लिए, तो आने वाले समय में जो भारत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैपिटल बनता जा रहा है, गैर संक्रामक बीमारियों का जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, हमारे खाने पीने की आदतों से जुड़ी हैं, क्या उससे निजात नहीं मिलेगी? आप कमेंट करिए तुरंत। आप कहेंगे हां सर बिल्कुल मिलेगी। तो यह एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ कई काज है ये, कि ऐसा करके हम प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को भी ब्रेक करेंगे। ऐसा करके हम सरकार के राजकोषीय सशक्तिकरण में भी योगदान देंगे। ऐसा करके हम देश के लिए मजबूत मानव संसाधन बनाएंगे, जो न केवल अपने लिए उत्पादन करेंगे अपितु देश के लिए भी उत्पादन करेंगे। और ऐसा करना शिशु को खिलाने वाले हाथ जैसा है, यानी बचपन में ही अगर बच्चों को अच्छा खिलाया जाएगा तो स्वाभाविक है वह बड़े होकर के उत्पादक बनेंगे, जो किसी भी देश के लिए या किसी भी देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वैज्ञानिक डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। तो शिशु को खिलाने वाले हाथ वाले विषय में भी डाल सकते हैं। मैंने एक एसे यहां पर उसी को लेते हुए, यानी पालना झुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एसे यहां पर बना दिया है। तो वही चीज जीएस पेपर 1 सोसाइटी आप देख सकते हैं बच्चों। जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी बताने की जरूरत नहीं है। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, सरकारी नीतियां। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, गरीबी एवं भूख। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी समावेशी विकास। और इतना ही नहीं, फॉर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस में जीएस1 सोशल इश्यू, जीएस2 सोशल जस्टिस, जीएस3 इकोनॉमी। बिहार पीसीएस में जीएस2 इंडियन इकोनॉमी, ए से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक मुद्दों को लेकर के, प्रशासनिक मुद्दों को लेकर के। एमपी पीएससी में जीएस पेपर 2 सोशियोलॉजी, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। महाराष्ट्र पीसीएस में जीएस1 सोशल इश्यू, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी।
राजस्थान पीसीएस में GS1 सोशियोलॉजी, इकोनॉमी और अन्य पीसीएस के लिए भी ऐसा ही महत्वपूर्ण कर, इसमें मैं पंजाब वगैरह का भी डलवा दूंगा। ये पैटर्न ठीक है बेटा, इसमें कम स्पेस ले रहा है और ज्यादा मजा दे रहा है, क्योंकि अदरवाइज अपना पूरा फोकस यूपीएससी और साथ में स्टेट पीसीएस का जिक्र करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक रहेगा ना? क्योंकि भाई देखो, अगली बार हमें 100 में 100 लाना है, यानी 2025 बेटा बहुत बड़ी तपस्या है। देखते हैं आगे क्या होता है। जीएस पेपर 2 2024 भैया देख सकते हैं क्या कह रहा। मैं केवल एक क्वेश्चन लिया हूं, अब ज्यादा क्वेश्चन ना लेकर के, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेकर के उसको वहीं डील दूंगा, क्योंकि रिपीट होते रहेंगे। क्यों बच्चों, ये स्ट्रेटजी ठीक है? जैसे एक साथ 10-12 क्वेश्चन ले लेता हूं तो क्या होता है, सबको पढ़ना भी मुश्किल होता है। अब क्या करूं, आज इसको ले लिया, अगर आया है, कल को कोई और टॉपिक आएगा तो इसको ना लेकर के 2016 वाले को ले लूंगा, ये ज्यादा रहेगा। तो इससे क्या होगा, ये पीवाईक्यू में थोड़ा घुस जाऊंगा मैं। अप्रोच ठीक है? ये अप्रोच ठीक है बच्चों? तो चलिए फिर घुस जाता हूं इस पीवाईक्यू में, थोड़ा खड़ा हो जाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे पूछा है कि पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन क्रिएट अ बीसीएस साइकिल। क्या मुझे यह समझाने की कोई आवश्यकता है मेरे किसी भी बच्चे को कि निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं? ये आपको पता है कैसे बीसीएस साइकिल बनाते हैं? अगर गरीब है और कुपोषित है तो स्वाभाविक है मेरे प्यारे बच्चों, वह एक कमजोर मानव संसाधन, वो अपने लिए उत्पादन नहीं कर पाएगा, अपने लिए उत्पादन नहीं कर पाएगा। शादी विवाह उसका हुआ, उसके बाद उसकी जो संतान होंगी उनको भी वो सुविधा नहीं दे पाएगा, और यही वह अपनी अगली, जो उसका बच्चा है, अपनी अगली पीढ़ी के साथ करेगा, उसकी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी। तो ये तो क्लियर है आप लोगों को। और इससे क्या होगा, मानव पूंजी निर्माण, यानी ऐसा मानव भी तो कैपिटल है ना बेटा। क्योंकि जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है यहां पर दिया गया है बच्चे, मानव पूंजी निर्माण, ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन भी तो कैपिटल भाई। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इसमें लैंड के बाद लेबर ही आता ना भाई। तो कह रहा, इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? What steps can be taken to break the cycle? इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो क्या ये जो कदम आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों को अच्छा खाना खाना सिखाना चाहिए, तो जिस प्रकार से हम बच्चों को पाल रहे हैं वह कुपोषण को दूर करेगा कि नहीं, बच्चों को मानव पूंजी में बदलेगा कि नहीं? और अगर कुपोषण को दूर करेगा, बच्चों को मानव पूंजी में बदलेगा, तो निर्धनता और कुपोषण का बीसीएस साइकिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे यस सर, पॉइंट इज क्लियर, 100%। सब बच्चे टाइप कर दो 100। बहुत बढ़िया, बस यही हो गया बेटा। तो बस वही सारी बातें अब मैंने जो डिस्कस की यहां पर विस्तार से दी गई, जिसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बच्चों को आप इसको बढ़िया से कर लेंगे, सारी चीजें यहां दी गई हैं। अब आता है, ऐसे पालना झुलाने वाले हाथ ही दुनिया पर शासन करता है। पोषण शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ भविष्य की नींव, यह मैंने एक निबंध भी करा दिया, इंट्रोडक्शन, सारी चीजें, और मैंने इसको केवल और केवल इस टॉपिक के साथ जोड़ा है। तो आप इसको कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी बच्चे जुड़ना चाहेंगे हमसे, ये लर्निंग ऐप हमारा है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप जरूर इस पे कॉल करके, मैं बार बार कहूंगा हिंदी माध्यम के बच्चों से खास कर, चूंकि आपके लिए बेहतर मेहनत करने वाले लोगों की बहुत कमी है, पहचानिए उनको। अदरवाइज की बाढ़ में बच्चों सब कुछ बह जाएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए मेहनत करने वाले लोगों को पहचानिए, कौन आपके साथ मेहनत करने को तैयार है। और मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, आपको ज्ञानी लोग चाहिए ही नहीं। आपको पता है राष्ट्रपति क्या है, आपको पता है कि गठबंधन की राजनीति क्या है, गठबंधन की नैतिकता क्या है, आपको पता है राजनीति का प्राधिकरण, आपको पता है आर्टिकल 32। मेहनत करना कि जब आप लिखें तो आपकी कॉपी चेक हो, आपको इनपुट्स दिए जाएं, वो भी एकदम क्लीन। बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं।